हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर हिंदी की का चैप्टर 6 का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम सामासिक पदों के बारे में जानेंगे। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच, जिसका हमने टारगेट रखा है 90+% का। यह फ्री बैच हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है, तो हमारी क्लासेस से ज़रूर जुड़ें। अब हम अपना टाइम देख लेते हैं, क्लासेस का टाइम देख लेते हैं। सुबह 10 बजे हमारी साइंस की क्लास होती है, जिसका हमने सिलेबस कंप्लीट करा दिया है और उसमें प्रैक्टिस चल रही है। दूसरी क्लास हमारी 11 बजे होती है, जो अंग्रेजी की क्लास होती है। नेक्स्ट क्लास है हमारी शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे हमारी वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की क्लास होती है। यह हमारा पेपर 1 है। यह है हमारा पेपर 1 है। सेकेंड क्लास हमारी होती है शाम को 5 बजे। ये है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये हमारी क्या है? ये हमारा पेपर 2 है। क्या है? पेपर 2 है। शाम को 6 बजे हिंदी की क्लास होती है, यानी कि मेरी क्लास होती है, जिसमें आप हिंदी पढ़ते हैं। और शाम को 9 बजे हमारी मैथ की क्लास होती है। मैथ की क्लास में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उसमें प्रैक्टिस चल रही है, तो आप उसमें प्रैक्टिस ज़रूर करें और क्लासेस ज़रूर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है उपसर्ग प्रत्यय व समासिक पदों की पहचान व उनका प्रयोग। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे सामासिक पदों के बारे में। इसमें हम सामासिक पदों के बारे में देखेंगे। इससे पहले की क्लास में मैंने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा दिए हैं। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है अपने चैनल पर। आप मेरे चैनल पर जाकर सभी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें कंप्लीट क्लासेस कराई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। सामासिक पद। सामासिक पद में एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे हम देख लेते हैं। ठीक है, सामासिक पद किसे कहते हैं? ये हमारा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इस टॉपिक को छोड़े ना, क्योंकि एग्जाम में ये किसी न किसी रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है ये मैं आपको आज बता देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समास विग्रह किसे कहते हैं? किन्हीं 3 समास के नाम तथा उनके एक एक उदाहरण लिखिए। किन्हीं 3 समास के नाम तथा उनका एक एक उदाहरण लिखिए। ये देख सकते हैं आप, 18 में आया हुआ है। इससे पहले सामासिक पद किसे कहते हैं? ये हमारा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है हमारा समास किसे कहते हैं? बहुब्रीहि समास के उदाहरण बताइए। ये हमारा 2016 में भी आया और 20 में भी आया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम में काफ़ी वेटेज भी है कि 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ऐसे इस टॉपिक से 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, इसलिए आप इस क्लास को बिल्कुल छोड़े ना। नेक्स्ट है हमारा बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। इसी प्रकार से कर्मधारय समास के उदाहरण सहित बताइए। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये हमारा कब आया है? ये हमारा आया है 20 में। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारा सामासिक पद। सामासिक पद ये हमारा किससे मिलकर बना है? ये बना है हमारा समास और इक से मिलकर, और इक से मिलकर बना है। इक हमारा क्या है? इक हमारा प्रत्यय शब्द है। क्या है? ये हमारा प्रत्यय है। पिछली क्लास में हमने प्रत्यय पढ़े हैं, तो इसलिए आप हमारी पिछली क्लासेस को देख सकते हैं, उससे आपको ये क्लास और अच्छे से समझ में आएगी। समास और इक का प्रयोग होकर सामासिक शब्द बना है। जिन 2 पदों में समास होता है, जिन 2 पदों में समास होता है, वे सामासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? समस्त पद या सामासिक पद कहलाते हैं। इनके लिए समास को समझना आवश्यक है। इनके लिए समास को समझना आवश्यक है। जब हम समास को समझ लेंगे, तब हमें समझ में आ जाए कि सामासिक पद होते क्या हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग की भांति, प्रत्यय और उपसर्ग की भांति समास भी शब्द रचना का ही एक महत्वपूर्ण साधन है। उपसर्ग और प्रत्यय की भांति ही समास भी शब्द संरचना का एक महत्वपूर्ण क्या है? साधन है। समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप या संक्षेपीकरण। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप या संक्षेपीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक करना ही समास कहलाता है। क्या है? 2 या 2 से अधिक शब्दों को एक साथ मिलाकर एक नया शब्द बनता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम समास कहते हैं। जैसे विद्यालय, माता पिता, रोग पीड़ित, यथाशक्ति। इसमें क्या हुआ है? विद्या,
विद्या प्लस आलय, विद्या और आलय से मिलकर क्या बना है, विद्यालय बना है। तो क्या मतलब है इसका कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक करना ही समास कहलाता है। जैसे विद्या और आलय को, और आलय आलय को एक करने पर क्या बनता है, विद्यालय। इसी प्रकार माता पिता, इसी प्रकार माता पिता को माता और पिता के रूप में, इसी प्रकार माता पिता, माता पिता में माता और पिता ये क्या हो गए, हमारे समस्त हो गए। क्या हो गए, ये हमारा क्या हो गया, एक समस्त रूप हो गया, यानी कि इनको मिलाकर क्या बना दिया, समास का निर्माण किया गया। ठीक है, आदि सामासिक पद है। माता पिता, रोग पीड़ित, यथाशक्ति आदि सामासिक पद है। रोग से पीड़ित शब्द समास होने के बाद संक्षिप्त होकर क्या बनता है, रोग पीड़ित बन जाता है। रोग से पीड़ित शब्द समास होने के बाद यह संक्षिप्त होकर रोग पीड़ित बन जाता है, किंतु इसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इनमें क्या होता है, इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, समास कहा जाता है। समास होने के बाद परस्पर मिले हुए पद क्या कहलाते हैं, सामासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। समास होने के बाद परस्पर मिले शब्द सामासिक पद कहलाते हैं या समस्त पद कहलाते हैं। सामासिक पद को अलग अलग करने पर समास विग्रह होता है। जैसे आप देख सकते हैं, उदाहरण हमारा है, हम रोग पीड़ित को ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, रोग पीड़ित को ले लेते हैं। रोग पीड़ित का जब हम समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा रोग पीड़ित। क्या होगा, रोग पीड़ित। और इसका हमारा सामासिक पद क्या बनेगा, इसका हमारा ये संक्षेपीकरण होकर क्या बन जाएगा, ये संक्षेपीकरण होकर बन जाएगा रोग से पीड़ित। ठीक है, रोग से पीड़ित का संक्षेपीकरण क्या है, हमारा रोग पीड़ित है। आप समझ सकते हैं, एक बार हम फिर से समझा देते हैं इसको। जैसे मेघनाद, मेघनाद का हम विग्रह करें तो क्या होगा, मेघनाद। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, इसका होगा मेघ के समान नाद। क्या होगा, मेघ के समान नाद। क्या, मेघ के समान नाद। तो सामासिक पद को अलग अलग करने पर क्या होता है, सामासिक पद को अलग अलग करने से समास विग्रह होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि मेघनाद का विग्रह, मेघनाद का हमने विग्रह किया मेघ और नाद में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेघ के समान नाद है जिसका, मेघ के समान नाद है जिसका, अर्थात ये हमारा क्या है, ये हमारा समास कहलाता है। ठीक है, ये हमारा समस्त पद या सामासिक पद कहलाते हैं। आगे देखते हैं, सामासिक पद में बीच में आने वाले विभक्ति, सामासिक पद में बीच में आने वाले विभक्ति हैं, प्रसर्ग है या योजक चिन्ह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। यदि दोनों पद तत्सम होते हैं तो संधि की स्थिति बनने पर उन्हें संधि हो जाती है। क्या होता है, यदि दोनों पद तत्सम होते हैं तो संधि की स्थिति बनने पर उन्हें संधि हो जाती है, उनमें क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। एक बार फिर से देखते हैं कि यदि दोनों पद तत्सम होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, तो संधि की स्थिति बनने पर क्या होता है, उनमें संधि हो जाती है, यानी कि वो संधि हो जाती है, वो एक दूसरे में विलय हो जाते हैं। ठीक है, जैसे विद्या और आलय में संधि होकर, जैसे विद्या और आलय में संधि होकर क्या बन गया, विद्यालय बना। क्या बना, विद्यालय का निर्माण हुआ। इनमें क्या हो गई, इनमें हो गई हमारी संधि। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे है यथा शक्ति। ठीक है, यथाशक्ति है, यथाशक्ति, ये तो क्या है, ये हमारा संधि के बाद प्राप्त है। इसमें क्या करना, इसमें हम यथा और शक्ति, यथाशक्ति का संधि रूप हमारा क्या हुआ, यथाशक्ति। यथा और शक्ति का हमारा संधि रूप क्या हुआ, यथाशक्ति। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं समास के भेद। समास मुख्यतः 6 भेद होते हैं। समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, इनके 6 भेद होते हैं। पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। ये आपको
ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि समास के कितने भेद होते हैं, समास की परिभाषा और समास के भेद कितने होते हैं। तो ये आप जरूर देख लें, ठीक है, कि कितने भेद होते हैं। इनके भेद होते हैं हमारे 6। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है हमारा बहुव्रीहि समास। ये हमारे क्या है? ये हमारे समास के 6 भेद हैं। अब हम इन्हें विस्तार पूर्वक एक एक कर अब हम इन्हें विस्तार पूर्वक एक एक करके जानेंगे कि अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसमें पद कौन से प्रधान होते हैं और कौन कौन से कैसे कैसे पद होते हैं। इनमें क्या होता है? समास में 2 पद होते हैं। क्या होते हैं? 2 पद होते हैं। पहला होता है प्रथम पद और दूसरा होता है द्वितीय पद। एक होता है हमारा प्रधान पद। क्या होता है? 1 मिनट में थोड़ा जगह बनाती हूँ। इसमें क्या होता है? इसमें 2 पद होते हैं। क्या होते हैं? 2 पद होते हैं। एक होता है हमारा प्रधान पद और दूसरा होता है हमारा गौण पद। क्या होता है? दूसरा होता है हमारा गौण पद। इसमें 2 पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद, जिसमें एक पद हमारा प्रधान होता है और दूसरा पद क्या होता है? गौण होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके प्रकार हम एक एक करके पढ़ेंगे और उनके उदाहरण को हम जानेंगे। ठीक है, उनका प्रयोग जानेंगे और उनका उदाहरण जानेंगे। तो कुछ लोग कर्मधारय और द्विगु समास को तत्पुरुष के अंतर्गत ही मानते हैं। कुछ लोग कर्मधारय समास और द्विगु समास को क्या मानते हैं? तत्पुरुष के समान ही मानते हैं। क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर दिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास को सब्सक्राइब कर लें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें अपने साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख सके। ठीक है, पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है, क्या होता है? प्रधान होता है या अव्यय हो क्या है? जिस समास का प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है या अव्यय होता है और दूसरा पद क्या होता है? दूसरा पद हमारा गौण होता है। क्या होता है? गौण होता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। डेफिनेशन एक बार फिर से देखते हैं कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान या अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसका पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है तथा दूसरा पद क्या होता है? गौण होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका पहला पद जो होता है वो प्रधान व अव्यय होता है और दूसरा पद क्या होता है? गौण होता है। सामसिक पद अव्यय हो जाता है। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जैसे समस्त पद, इसमें क्या एक हमारा समस्त पद है, बीच में अव्यय है और हमारा विग्रह है। ठीक है, समस्त पद हमारा क्या है? पहला है हमारा यथा संभव। यथा संभव का अव्यय रूप यथा और संभव में इसको क्या कर दिया गया? हमने विभाजित कर दिया। ये क्या है हमारा? ये हमारा अव्यय रूप है। इसका विग्रह रूप क्या है? जैसा संभव हो या संभावना के अनुसार। जैसा संभव हो या संभावना के अनुसार। नेक्स्ट है हमारा प्रतिदिन। प्रतिदिन में प्रति व दिन, प्रति और दिन को आपस में मिलाकर क्या होगा? इसका अव्ययी भाव क्या होगा? इसका अव्ययी भाव समास क्या होगा? इसका अव्ययी भाव समास होगा प्रत्येक दिन या दिन दिन। प्रतिदिन में कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। इसका अर्थ क्या होगा? यानी कि विग्रह रूप क्या होगा? इसका विग्रह रूप होगा प्रत्येक दिन या दिन दिन। नेक्स्ट है हमारा भरपेट। ठीक है, भरपेट में हमारा अव्ययी भाव समास है, जैसे कि पेट भरकर। क्या है? इसका विग्रह रूप है पेट भरकर। इसका विग्रह रूप क्या है? भरपेट का विग्रह रूप है हमारा पेट भरकर। अगला है हमारा नेक्स्ट है रातों रात। रातों रात में हमारा अव्ययी भाव समास है, जो रात और रात से मिलकर बना है। रात और रात हमारे क्या है? ये हमारे क्या है? ये हमारे अव्ययी रूप है। ये हमारा रात ही रात, इसका अर्थ क्या हो गया? रात ही रात। इसी प्रकार से बेशक, शक के बिना। दूसरा है हमारा आमरण, यानी कि आमरण या मृत्यु पर्यंत या मृत्यु तक। इसकी हम पहचान अब आपको बता देते हैं कि अव्ययी भाव की पहचान क्या होती है। इसकी पहचान हम देख लेते हैं। इसकी पहचान में क्या होता है? इसकी पहचान में उपसर्ग उपस्थित होते हैं। उपसर्ग कैसे? जैसे बे, अति, आ,
अधि, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे क्या है? उपसर्ग रूप है। तो अव्ययी भाव समास की ये पहचान होती है कि उनमें उपसर्ग उपस्थित होते हैं। उनकी पहचान ये होती कि आप उपसर्ग को देखकर ये पहचान सकते हैं कि ये हमारा अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तत्पुरुष समास। अगला है हमारा तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप रहता है। डेफिनेशन एक बार फिर से देखते हैं कि जिस तत्व का पूर्व पद गौण हो, जिसका पूर्व पद क्या हो? जिसका पूर्व पद गौण हो तथा उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो। उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो। वह क्या कहलाता है? वह हमारा तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच क्या होता है? परसर्ग का लोप होता है। आगे देखते हैं कि परसर्ग के लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। परसर्ग के लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला है हमारा कर्म पुरुष। पहला है हमारा कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष ये क्या है? ये हमारे कारक चिन्ह है। ये हमारे क्या है? कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह में क्या होता है? जैसे कि कर्ता ने, आपने पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान में, पर, ये सभी हमारे क्या है? कारक चिन्ह है। तो इसमें पहला है हमारा कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास जिसमें क्या होता है? को का लोप होता है। क्या होता है? जिसमें को का लोप होता है। को का लोप होता है। जिसमें क्या होता है? को का लोप होता है, कर्म तत्पुरुष समास कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है हमारा पहला मतदाता। पहला उदाहरण है हमारा मतदाता। पहला हमारा उदाहरण है मतदाता। मत को देने वाला। मत को देने वाला। तो इसमें क्या हुआ? मतदाता में को का लोप कर दिया गया है। क्या हुआ? मत को देने वाला। अगला है हमारा गिरहकट। अगला है हमारा गिरहकट। गिरह को काटने वाला। गिरह को काटने वाला जिसका अर्थ क्या है? गिरह को काटने वाला। इसमें क्या हो गया? को का लोभ हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया? को का लोभ हो गया। तो क्या हो जाएगा? गिरहकट। क्या है? गिरहकट। अगला है हमारा, दूसरा है हमारा करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास क्या है? करण तत्पुरुष समास जहां करण कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। करण कारक चिन्ह क्या होता है? करण से क्या होता है? करण का क्या होता है? से। इसमें क्या हो जाता है? से का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जन्मजात। उदाहरण के लिए जन्मजात, जन्म से उत्पन्न। जन्मजात जो जन्म से उत्पन्न होता है। इसमें कौन सा समास है? इसमें हमारा करण तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? करण तत्पुरुष समास है। ठीक है, अगला है हमारा मुंह मांगा। मुंह से मांगा हुआ। अगला नेक्स्ट उदाहरण है हमारा गुणहीन। गुण से हीन। ठीक है, गुण से हीन। ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे करण तत्पुरुष के उदाहरण हो गए। करण तत्पुरुष समास के उदाहरण हो गए जिसमें से का लोप हो जाता है। जिसमें से कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास जहां संप्रदान कारक, संप्रदान में क्या होता है? संप्रदान के होते हैं को के लिए। संप्रदान के कारक चिन्ह क्या होते हैं? को के लिए। जिसमें क्या होता है? संप्रदान कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी कि को और के लिए का लोप हो जाता है। वो हमारे संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाते हैं। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। सत्याग्रह, सत्या के लिए आग्रह। सत्याग्रह, सत्या के लिए आग्रह। अगला है हमारा युद्ध भूमि। युद्ध के लिए भूमि। तो इसमें जो के लिए है, इसमें जो के लिए है हमारा क्या है? वो हमारा संप्रदान कारक है। वो हमारा क्या है? संप्रदान कारक है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा चौथा है हमारा अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास जहां अपादान कारक का लोप हो जाता है। अपादान का मतलब होता है अलगाव। क्या होता है? अलगाव या फिर से अलग।
इसका क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी वस्तु का स्वयं से अलग हो जाना। किसी वस्तु का स्वयं से अलग हो जाना क्या कहलाता है, हमारा अपादान तत्पुरुष समास कहलाता है। से अलग, इसका क्या होता है, कारक चिन्ह हमारा होता है से। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे है धनहीन, धन से हीन। जो धन से हीन व्यक्ति है, इसमें कौन सा समास होगा, इसमें अपादान तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा, अपादान तत्पुरुष समास। इसी प्रकार से भयभीत, भय से भीत, जन्मांध, जन्म से अंधा। जो व्यक्ति जन्म से अंधा होता है, इन सभी में तत्पुरुष समास है। कौन सा, अपादान तत्पुरुष समास है। अपादान तत्पुरुष समास उपस्थित है। अगला देखते हैं, हमारा 5वां पॉइंट है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष समास, जहाँ संबंध चिन्ह का लोभ होता है। संबंध कारक क्या होते हैं, संबंध कारक होते हैं जिसमें का, की, के हो या रा, री, रे हो। ये हमारे क्या हो गए, संबंध कारक चिन्ह हो गए। ठीक है, तो संबंध तत्पुरुष जहाँ संबंध कारक का लोभ होता है। जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न, भारत का रत्न। इसी प्रकार से ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे संबंध तत्पुरुष के उदाहरण हो गए। ये क्या हो गए, हमारे संबंध तत्पुरुष के उदाहरण हो गए। संबंध तत्पुरुष में कारक क्या होते हैं, काकी के रारीरे होते हैं। जैसे प्रेम सागर है, दिनचर्या, भारत रत्न, ये सभी क्या हो गए, हमारे संबंध तत्पुरुष के उदाहरण हो गए। अगला देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण का कारक चिन्ह क्या होता है, में या पर। क्या होता है इसका कारक चिन्ह, में और पर। जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण, इसमें में का क्या हो गया, लोप हो गया। नीति निपुण, नीति निपुण। अगला है आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। अगला है हमारा घुड़सवार, घोड़ी पर सवार या घोड़े पर सवार। ये इनमें क्या हुआ, इनमें पर और से का, इनमें पर और में का क्या हो गया, लोप हो गया। इनमें पर और में कारक का लोप हो गया। अब हमने तत्पुरुष समास देख लिए, उनके प्रकार देख लिए और उनकी पहचान को देख लिया है कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार होते हैं और किस प्रकार से इनमें इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनकी पहचान और इनका प्रयोग हमने देख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा तीसरा कर्मधारय समास। तीसरा हमारा क्या है, कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य हो। जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य हो, कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें भी उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के तरह या उसी के समान कर्मधारय समास में भी, उसी के समान कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। जबकि पूर्व पद क्या होता है, जबकि पूर्व पद क्या होता है, पूर्व पद हमारा गौण होता है। पूर्व पद क्या होता है, गौण होता है। और उत्तर पद क्या होता है, ये हमारा प्रधान होता है। अब देखते हैं आगे, इसकी डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण, विशेषण यानी कि किसी की विशेषता बताए, और उत्तर पद क्या हो, विशेष हो, तो उसे क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण के लिए काली मिर्च, मिर्च कैसी है, काली, तो ये काली क्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारी विशेषण है। क्या है, ये हमारी विशेषण है। इसमें ये मिर्च की विशेषता बता रही है। किसकी विशेषता बता रही है, मिर्च की विशेषता बता रही है कि किस रंग की है, कौन से रंग की है, काली रंग की है। तो काली हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई विशेषण। तो देखते हैं, काली मिर्च यानी कि काली है जो मिर्च जिसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो। इसी प्रकार से नील कमल, कमल कैसा है, नीला है। नीला है जो कमल, इसमें क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, विशेषण होता है। यानी कि किसी की विशेषता बताता है, किसी की विशेषता बताता है। ठीक है, विशेषण होता है। इसी प्रकार से पीतांबर, पीत या पीला है जो वस्त्र। ठीक है, पीला है जो वस्त्र या अंबर, अंबर किसको कहते हैं, अंबर हम वस्त्र को कहते हैं। ठीक है, अंबर वस्त्र को कहा जाता है। अगला है हमारा
चंद्रमुखी। अगला है हमारा चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाला। किसके समान? इसकी विशेषता बताई जा रही है कि किस प्रकार का मुख है, वह मुख जो है वो चंद्रमा के समान है। तो ये हमारा विशेषण हो गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे हो गए कर्मधारय समास। क्या हो गए? कर्मधारय समास। नेक्स्ट है सदगुण, सत जो गुण है, सत है जो गुण, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे कर्मधारय समास हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चौथा पॉइंट है हमारा द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जिस समास में पूर्व और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में पूर्व व उत्तर, पूर्व और उत्तर पद जो होते हैं दोनों दोनों क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, दोनों प्रधान होते हैं। अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों को क्या हो? स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजन शब्द का लोप हो जाए। इसमें क्या होता है? द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में संयोजन, संयोजक जो शब्द होता है, संयोजक शब्द यानी कि डैश, हमने विराम से विराम चिन्हों में पढ़ा है कि संयोजक चिन्ह किसे कहते हैं? डैश को कहते हैं। तो इसमें डैश का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, द्वंद्व समास कहलाते हैं, द्वंद्व द्वंद्व समास कहलाता है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे माता पिता, जैसे माता पिता, ये क्या है? हमारा संयोजक चिन्ह है। क्या है? संयोजक चिन्ह है। इसको हटाकर हमने किसका प्रयोग किया? और का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? और का प्रयोग किया। कौन सा? ये हमारे द्वंद्व समास कहलाते हैं, द्वंद्व समास कहलाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। माता पिता, माता और पिता, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख। इनकी पहचान ये है कि द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में इनमें विलोम शब्द, इनमें विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, ये सभी क्या आते हैं? ये सभी हमारे आते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास की पहचान ये होती है कि इनमें विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है या इस प्रकार से संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और समानार्थी शब्द इसकी पहचान है। इसमें ज़्यादातर आपको विलोम शब्द ही मिलेंगे और समानार्थी शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास। ये पांचवा है, पांचवा हमारा है द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, कैसा हो? पूर्व पद हो संख्यावाचक, द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास में क्या होता है? इसमें पूर्व पद जो होता है वो हमारा संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक होता है। और उत्तर पद, उत्तर पद होता है गौण, उत्तर पद होता है गौण, ठीक है। तो द्विगु समास की क्या पहचान है? इसमें पूर्व पद जो होता है वो हमारा संख्यावाचक होता है। क्या होता है? संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। नवरत्न, नवरत्न, नौ रत्नों का समूह जिसमें संख्या आए, जिनमें संख्या। इसी प्रकार से सप्तदीप, सात दीपों का समूह, त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह। इसी प्रकार से सप्त मंजिल, सात मंजिलों का समूह। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल है, जैसे पंजाब है, पांच नदियों का शहर, ठीक है, पंजाब है। और चौराहा है, ठीक है, चौराहा, चार राहों वाला, चार राहों वाला। ये सभी क्या हो गए? ये सभी हमारे द्विगु समास के उदाहरण हो गए, ये हमारे द्विगु समास के उदाहरण हो गए। इसकी पहचान यही है कि इसमें क्या होता है? इसमें इसकी पहचान यही है कि इसमें क्या होता है? इसमें संख्यावाचक शब्द होता है, संख्यावाचक शब्द होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे नव है, सप्त है, त्रिभुवन है, सत मंजिल है, ठीक है। तो इसमें संज्ञावाचक शब्द होता है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा छठा, छठा है हमारा बहुव्रीहि समास। ये हमारा लास्ट समास है। जिस सामसिक शब्द के दोनों पद अप्रधान होते हैं, इसमें क्या होता है? इसके दोनों पद जो होते हैं वो अप्रधान होते हैं और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो। देख लेते हैं। जिस सामसिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो, जिस सामसिक पद के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पदों के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ हो, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। इसमें दोनों पद, इसमें दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद, कोई तीसरा पद प्रधान हो,
या कोई नया अर्थ प्रदान करे तो वह हमारा बहुव्रीहि समास कहलाता है। अब उदाहरण देख लेते हैं इसके। उदाहरण है हमारा नीलकंठ। नीलकंठ, नीला है जो कंठ जिसका अर्थार्थ शिव। नीला है कंठ जिसका अर्थार्थ शिव। इसमें क्या हुआ, इसमें पहला और दूसरा पद यानी कि प्रथम पद और उत्तम पद जो है वो प्रधान नहीं है। ठीक है, वो प्रधान नहीं है। इसमें एक नया ही अर्थ निकलता है। इसमें नया अर्थ निकलता है नीलकंठ। इसका एक नया अर्थ निकलता है, जैसे नीला है कंठ जिसका अर्थार्थ शिव। अर्थार्थ शिव किसको बताया गया है, इसमें शिव को बताया गया है कि नीला है कंठ जिसका अर्थार्थ शिव। नेक्स्ट है हमारा चंद्रमौली। चंद्र है सिर पर जिसके अर्थार्थ शंकर। चंद्र है सिर पर जिसके अर्थार्थ शंकर। इसका क्या होगा, शंकर। नेक्स्ट है हमारा चक्रपाणी। नेक्स्ट है हमारा चक्रपाणी। चक्र है पाणी, पाणी मतलब होता है हाथ में। चक्र है पाणी यानी कि हाथ में जिसके अर्थार्थ विष्णु। इसमें एक अलग ही अर्थ निकलता है। ठीक है, इसमें एक अलग ही अर्थ निकलता है। इसमें दोनों पद जो होते हैं वो हमारे अप्रधान होते हैं। कैसे होते हैं, अप्रधान होते हैं। कोई नया पद इसमें क्या होता है, कोई तीसरा पद समान हो। ठीक है, तीसरे पद की ओर क्या करते हुए संकेत देता हो। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा महात्मा। महान है जो आत्मा जिसकी यथार्थ ऊंची आत्मा वाला। अर्थार्थ ऊंची आत्मा वाला। नेक्स्ट है लंबोदर। लंबा है उदर जिनका अर्थार्थ गणेश जी। लंबा उदर वाला कौन है, एक विशेष अर्थ प्रकट करे। एक विशेष अर्थ प्रकट करे। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक विशेष अर्थ को प्रकट किया जाता है। एक विशेष अर्थ को प्रकट किया जाता है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि नीलकंठ विशेष अर्थ क्या है, इसमें शिव को बताया गया है। इसी प्रकार से चंद्रमौली में शंकर को बताया है। चक्रपाणी में विष्णु, महात्मा में ऊंची आत्मा वाला और लंबोदर में श्री गणेश यानी कि लंबोदर में गणेश जी को बताया गया है। अगला है हमारा गिरिधर। अगला है हमारा गिरिधर। गिरी को धारण करने वाला। गिरी यानी कि पहाड़ या पर्वत। पर्वत को धारण करने वाला अर्थार्थ श्री कृष्ण। अर्थार्थ श्री कृष्ण। यहाँ पर हमने समास देख लिए हैं कि सामासिक पद क्या होता है, समास किसे कहते हैं और उनके प्रकार और उनकी पहचान देख ली है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। आप लोग क्लास को शेयर ही नहीं करते हैं। और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखा करें। बारे में आपको जो भी क्वेरी है, जो भी आपको परेशानी है, वो आप उसमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। ये देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट है। ये 2016 में भी आया है, 17 में भी आया और 19 में भी आया है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या होते हैं। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। प्रत्यय तथा उपसर्ग में अंतर। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। क्या किए जाते हैं, अंत में जोड़े जाते हैं। जबकि उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग किसी शब्द के प्रारंभ में यानी कि शुरू में जोड़े जाते हैं। प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। तो इसका एक अंतर तो यही हो गया कि प्रत्यय को शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जबकि उपसर्ग को शब्द के पहले जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे धनवान, जैसे धनवान, धन में जो वान लगा है ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रत्यय शब्द है। ये हमारा प्रत्यय शब्द है। आगे देखते हैं। वान को धन के पश्चात जोड़ दिया जाता है। धन के पश्चात वान को जोड़ दिया जाता है। और उपसर्ग में क्या होता है, उपसर्ग में शब्दांश को शब्द के पहले जोड़ा जाता है। उपसर्ग में शब्दांश को शब्द के पहले जोड़ा जाता है। जैसे गामी, गामी में हम अगर अनु लगा दें, गामी में अनु का प्रयोग करके क्या होता है, अनुगामी बनता है। क्या बनता है, अनुगामी बनता है। इसमें अनु क्या है, ये हमारा उपसर्ग है। ये हमारा उपसर्ग है। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल है, जैसे प्रत्येक। प्रत्येक में क्या है, प्रति और एक,
प्रति हमारा क्या है, ये हमारा उपसर्ग है, ये हमारा क्या है, उपसर्ग है। इसी प्रकार से एक हम प्रत्यय का देख लेते हैं। प्रत्यय का जैसे काम वाली, जैसे काम, अब प्रत्यय का देख लेते हैं। प्रत्यय का जैसे काम वाली, जैसे काम वाली, घर वाली, ये सभी क्या है, तो काम और बाली, काम और बाली, इसमें बाली जो है वो हमारा प्रत्यय शब्द है, वो हमारा क्या है, वो हमारा प्रत्यय शब्द है। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में उपसर्ग और प्रत्यय को पूरा एक्सप्लेन किया है कि उसके क्या प्रकार होते हैं और क्या होते हैं। ठीक है, सब मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी पहले की क्लासेस को देख सकते हैं। क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।